जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने इस YouTube चैनल पर। आज के इस वीडियो में हरियाणा पुलिस कांस्टेबल के लिए जनरल हिंदी जीके जीएस के क्वेश्चन इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखिए। यदि वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर पहले आप विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। पास ही में आपके बेल आइकॉन होगा, उसको भी दबा लें। इससे आने वाली नए वीडियो की नोटिफिकेशन आप सभी लोगों तक आसानी से पहुंच जाएगी। तो सबसे पहले खुद से प्रयास कीजिएगा इन सभी क्वेश्चन के आंसर देने का। 2 से 3 सेकंड के बाद मैं आंसर क्लियर कर दूंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। आज का हमारा पहला क्वेश्चन रहेगा, संविधान के अनुच्छेद 344 ए के अनुपालन में भारत के राष्ट्रपति ने राजभाषा आयोग का गठन कब किया था? 1960, 1955, 1965, 1970। बी वाला जो ऑप्शन है आपका 1955 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, भारतेंदु ने किस पत्रिका का संपादन किया? हिंदी प्रदीप, इंदु, कवि वचन सुधा, भारत बंधु। ऑप्शन सी जो है आपका कवि वचन सुधा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, मैं अपने आप काम कर लूंगा में आप शब्द कौन सा सर्वनाम है? निजवाचक सर्वनाम, पुरुषवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम। ऑप्शन ए जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, निजवाचक सर्वनाम। अगला क्वेश्चन, आलस्य शब्द का विशेषण क्या होगा? आलस्य शब्द का विशेषण आलस। डी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। यहां से देखिए 14 से 15 क्वेश्चन निम्नलिखित शब्दों के आगे 4 शब्द दिए गए हैं। इनमें से उचित समानार्थक पर्याय चुनकर चिन्हित करें। तो दूध का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? खीर, पेय, नवनीत, स्तन। ऑप्शन जो डी है आपका, दूध का पर्यायवाची शब्द होगा स्तन। हाथ का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? हाथ का पर्यायवाची शब्द होगा पाणी। ए वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। हिंदी का पहला समाचार पत्र कौन सा है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हिंदी का पहला समाचार पत्र ऑप्शन ए जो है आपका उर्दंत मार्दंड बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। हिंदी शब्द किसका दिया हुआ है? आर्यों का, ईरानियों का, यूनानियों का, तुर्की का। तो ये हिंदी शब्द किसका दिया हुआ है, ये क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। ईरानियों का। बी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। शुद्ध वाक्य चुनिए। शुद्ध वाक्य चुनना है। इनमें से 2 ऑप्शन आपके सामने हैं। ए वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ये हमारे पास रहते हैं और वे दूर। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिएगा, जितने भी मैं आपको क्वेश्चन बता रहा हूं बहुत ही अच्छे लेवल के और यूनिक क्वेश्चन है। मैं आप लोगों को जितने मॉक टेस्ट और लाइव टेस्ट देता हूं उन सभी को सॉल्व जरूर किया करें आप लोग, ताकि आपकी स्पीड बन जाए और जो भी क्वेश्चन आपकी नजर में आए वो आपके माइंड में फीट हो जाए। अगला क्वेश्चन है, कौन सा शब्द सकर्मक क्रिया है? लिखना, हंसना, रोना या फिर सोना। ऑप्शन ए जो है आपका लिखना, ये एक सकर्मक क्रिया है। 20वां क्वेश्चन देखिए, शब्दकोश में कौन सा शब्द सबसे पहले आएगा? तो शब्दकोश में कौन सा शब्द सबसे पहले आएगा? असमयक। ए वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, चंद्रोदय में संधि कौन सी है? दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि। चंद्रोदय में होगी प्रयुक्त संधि। ऑप्शन ए गुण संधि। बी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, निर्वाद में कौन सा समास है? कर्मधारय समास, अव्ययभाव समास, तत्पुरुष, बहुप्रिय। निर्वाद में कौन सा समास है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइस आप लोगों के लिए। यहां पर हो जाएगा अव्ययभाव समास। ए बी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। उत्कर्ष का विलोम शब्द क्या होगा? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है। तो उत्कर्ष का विलोम होता है अपकर्ष। ए वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जिसके द्वारा अभियोग लगाया गया हो के लिए एक शब्द क्या होगा? तो जिसके द्वारा अभियोग लगाया गया हो उसके लिए एक शब्द होगा अभियोक्ता। डी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। हाथ पसारना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? मांगना, विस्तार करना, देना या लेना। हाथ पसारना यानी कि आप भीख मांग रहे हैं। एक मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं, हाथ पसारना यानी कि मांगना। ए वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा।
चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। होनहार विद्वान के होत चिकने पात लोककृति का अर्थ क्या होगा? चार ऑप्शन आपके सामने हैं, बताइए क्या आंसर होगा। ऑप्शन जो बी है आपका, होनहार बालक के लक्षण बचपन से ही प्रकट होने लगते हैं। बी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जहां अनेक वर्णों की आवृत्ति केवल एक बार होती है वहां कौन सा अलंकार होता है? ऑप्शन सी जो है आपका छेकानुप्रास अलंकार बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। चार ऑप्शन आपके सामने है, आपको यह बताना है इनमें से शुद्ध वाक्य कौन सा है। देखिए आपको लाइव टेस्ट में हर टाइप के क्वेश्चन मिलेंगे, तो कोशिश कीजिए सभी क्वेश्चन के आंसर देने का। ऑप्शन ए जो है आपका वेदों के 6 अंग माने जाते हैं, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। गलत युग्म चुने। चार ऑप्शन आपके सामने है, आपको यह बताना है इसमें कौन सा गलत है। ऑप्शन सी जो है आपका रंगभूमि महादेवी वर्मा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, उपसर्ग रहित शब्द कौन सा है? सुखी, आरूढ़, उपकरण, निर्विरोध। उपसर्ग रहित शब्द कौन सा होगा? ऑप्शन ए जो है आपका सुखी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अध्यापिका शब्द में प्रत्यय है। अध्यापिका यानी कहने का मतलब है, देखिए स्टार्टिंग का जो शब्द हो जाएगा आपका ये उपसर्ग हो जाएगा और लास्ट का जो शब्द हो जाएगा आपका वो प्रत्यय हो जाएगा। जैसे कि अध्यापिका, इका निकल रहा है, इका इका, तो डी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, मन के किसी और प्रवृत्त होने या उससे हटने की अवस्था है चंचलता, मनमोहक, मनोवृत्ति या फिर मनो दौर्बल्य। ऑप्शन सी जो है आपका मनोवृत्ति बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अधिकारों की प्राप्ति के लिए बनाया गया संगठन है संघ, समिति, सम्मेलन, समवाय। तो अधिकारों की प्राप्ति के लिए बनाया गया संगठन है संघ। ए वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अनेकार्थक शब्द है घंटा, मिनट, सेकंड, कॉल। अनेकार्थक शब्द ऑप्शन जो डी है आपका काल बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्षुधा शब्द का विलोम क्या होगा? तृष्णा, तृष्ण, तृप्त या मृग तृष्णा। क्षुधा शब्द का विलोम शब्द ऑप्शन सी जो है आपका तृप्त बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, कर्ण को अधिरथ सूत कहा जाता है। अधिरथ का अर्थ क्या होता है? रथ हाँकने वाला, रथ बनाने वाला, कोषाध्यक्ष, चौकीदार। रथ हाँकने वाला, ए वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। पानी गहना उबरे के लेखक कौन है? कबीर, रहीम, तुलसी, सूरदास। पानी गहना उबरे इसके लेखक होंगे ऑप्शन बी रहीम। बी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, वैदेही वनवास पुस्तक के लेखक कौन है? बिहारी, भारतेंदु हरिश्चंद्र, मैथिली शरण गुप्त, अयोध्या सिंह अरिहौत। ऑप्शन जो डी है आपका अयोध्या सिंह अरिहौत बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। दोहा और चौपाई ये कैसे छंद है? मात्रिक छंद, मुक्त छंद, वाणिक छंद या वर्णिक छंद। दोहा और चौपाई ये कैसे छंद हैं? ये क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। ये एक मात्रिक छंद है। ए वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, सत्कर्म का संधि विच्छेद क्या होगा? सत्कर्म ऑप्शन सी जो है आपका सतधन कर्म। यदि पूछा जाए कि सत्कर्म में कौन सी संधि है, ये भी तो पूछा जा सकता है, तो आपको ध्यान में रखना है कि सत्कर्म में व्यंजन संधि है। रीजन क्या है? देखिए जब आप इसको तोड़ते हैं तो यही बनेगा सत धन कर्म। तो इस हलंत के माध्यम से आप पता कर पाएंगे कि यह व्यंजन संधि है। दही बड़ा में कौन सा समास है? दही में बड़ा, दही में बड़ा यहां पर हो जाएगा तत्पुरुष समास। ए वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। योजना आयोग है कानूनी निकाय, सलाहकार समिति, स्वायत्त निकाय, एक मंत्रालय। सलाहकार समिति, बी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। पंजाबी भाषा की लिपि क्या है? देवनागरी, गुरुमुखी, अप्रवत, संस्कृत। पंजाबी भाषा की लिपि ऑप्शन बी जो है आपका गुरुमुखी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। घड़ो पानी पड़ना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? घड़ो पानी पड़ना, भयभीत होना, लज्जित होना, कीचड़ होना, हार मान लेना। बी वाला जो ऑप्शन है आपका लज्जित होना बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। उत्थान का विलोम शब्द क्या होगा? उत्थान का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? उत्थान का विलोम शब्द होगा पतन। बी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन देखिए, अनुकूल शब्द का विलोम शब्द क्या होगा? प्रतिकूल, अपकूल, अनुकूलन, सानुकूल। ऑप्शन ए जो है आपका अनुकूल शब्द का विलोम शब्द होगा प्रतिकूल, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे पीछे खाई मुहावरे के रिक्त स्थान पर सही शब्द क्या होगा? आगे कुआं, सी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, यानी कि आगे कुआं पीछे खाई, ये पूरा हो जाएगा। ओके, चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। चोर की दाढ़ी में तिनका, लोकतृप्ति का सही अर्थ क्या होगा? चोर की दाढ़ी में तिनका, चोर का स्वयं डरना, ए वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इंद्र शब्द का समानार्थी शब्द क्या होगा? इंद्र शब्द का समानार्थी शब्द, तो इंद्र शब्द का समानार्थी शब्द होगा शक। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य कौन सा है? चार ऑप्शन आपके सामने हैं, बताइए क्या आंसर होगा? भक्तों की मंडली जा रही थी, बी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। देखिए गाइस, अब जो मैं आप लोगों के लिए क्वेश्चन लेकर आया हूं जीके जीएस के, बहुत ही अच्छे और यूनिक क्वेश्चन है। इन क्वेश्चन के आंसर आपको नहीं बताने हैं, सिर्फ आपको क्वेश्चन को समझना है कि क्वेश्चन में बोल क्या रहा है और आंसर क्या होगा। तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे प्राचीन इतिहास के क्वेश्चन की, वैदिक सभ्यता। क्वेश्चन है कि गोपत ब्राह्मण संबंधित है, तो गोपत ब्राह्मण संबंधित है अथर्ववेद से, सी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। गोपत ब्राह्मण अथर्ववेद का ब्राह्मण ग्रंथ है। इतरेय एवं कौशिताकी नामक ब्राह्मण ऋग्वेद का शतपथ एवं तैत्तिरीय ब्राह्मण यजुर्वेद का तथा पंचविंश या तांड ब्राह्मण सामवेद का ब्राह्मण ग्रंथ है। इस क्वेश्चन से आप लोगों को इतनी जानकारी प्राप्त हो जाती है। अगला क्वेश्चन देखिए, नए नार कौन थे? नए नार, तो ये नए नार जो थे शैव धर्मानुयायी थे, बी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। दक्षिण भारत में पूर्व मध्यकाल में भगवान विष्णु की उपासना करने वाले अलवार और भगवान शिव की उपासना करने वाले नयनार कहलाए। वल्लभी विश्वविद्यालय कहां पर स्थित है? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वल्लभी विश्वविद्यालय ये गुजरात में स्थित है। वल्लभीपुर प्राचीन भारत का एक नगर था जो 5वीं से 8वीं शताब्दी तक मैत्रक वंश की राजधानी रहा। यह पश्चिमी भारत के सौराष्ट्र में और बाद में गुजरात राज्य के भावनगर के बंदरगाह पश्चिमोत्तर में खंपात की खाड़ी के मुहाने पर स्थित था। मान्यता अनुसार इसकी स्थापना 470 ईस्वी में मैत्रक वंश के संस्थापक सेनापति भट्टराक ने की थी। यहाँ की प्रसिद्धि के कारण वल्लभी विश्वविद्यालय था जो तक्षशिला तथा नालंदा की परंपरा में था। अगला क्वेश्चन, हीनयान अवस्था का विशालतम एवं सर्वाधिक विकसित शैलकृत क्षेत्रगृह स्थित है। ऑप्शन सी जो है आपका कार्ले। हीनयान अवस्था का विशालतम एवं सर्वाधिक विकसित शैलकृत क्षेत्रगृह कार्ले लोनावाला महाराष्ट्र में स्थित है। सभी क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट हैं, अच्छे से देखिए, आप लोग पढ़िए। अगला क्वेश्चन है, सतपर्णी गुफा ये कहां पर स्थित है? सतपर्णी गुफा राजगृह में स्थित है, सी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। प्रथम बौद्ध संगीत अजातशत्रु के शासन काल में राजगृह स्थित सप्तपर्णी गुफा में 483 ईस्वी पूर्व में संपन्न हुई थी। इसकी अध्यक्षता महाकश्यप ने की थी। इस संगीत में बुद्ध के उपदेशों को 2 पिटकों विनय पिटक और सुत पिटक में विभाजित किया गया था। अगला क्वेश्चन देखिए, द्वार समुद्र किस राजवंश की राजधानी थी? द्वार समुद्र, ऑप्शन सी जो है आपका होयसल, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। होयसल राज्य की राजधानी द्वार समुद्र का वर्तमान नाम हलेबीड है जो कर्नाटक के हासन जिले में है, जबकि वनवासी कदम की राजधानी थी वह तलकांड या कुबलाल गंगों की राजधानी थी। काकतीय वंश का संस्थापक बीमा प्रथम था जिसने नलगोंडा हैदराबाद में राज्य का गठन किया जिसकी राजधानी अमकोर थी। महाभारत मूलतः किस रूप में जानी जाती है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। महाभारत मूल रूप से जय संहिता के नाम से जानी जाती है। पहली बात, महाभारत की रचना किसने की थी? महर्षि वेदव्यास ने। इससे पहले केवल 8800 श्लोक थे और इसका नाम जय संहिता था। बाद में यह बढ़कर 24,000 श्लोक हो गया और भारत नाम से प्रसिद्ध हुआ। अतः इसमें 1 लाख श्लोक होने के कारण इसे सत शास्त्री संहिता या महाभारत कहा जाने लगा। यह 18वें पन्नों में विभक्त है। अगला क्वेश्चन, किस अभिलेख से ज्ञात होता है कि स्कंदगुप्त ने हूणों को पराजित किया था? ऑप्शन ए जो है आपका भीतरी स्तंभ लेख, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। भीतरी अभिलेख में पुष्यमित्र एवं हूणों के साथ स्कंदगुप्त के युद्ध का वर्णन मिलता है। यह अभिलेख उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले में सैदपुर तहसील में भीतरी नामक स्थान पर प्राप्त हुआ है। हूणों का पहला भारतीय आक्रमण गुप्त सम्राट स्कंदगुप्त के शासनकाल में 455 ईस्वी में हुआ था।
जिसमें होड़ों का स्कंदगुप्त ने बुरी तरह परास्त किया था। अगला क्वेश्चन, हर्ष ने निम्नलिखित में से किन रचनाओं का लेखन किया था? प्रियदर्शिका, नागानंद, रत्नावली। नीचे दिए गए कोड का उपयोग करके सही उत्तर चुनिए। बी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। हर्ष को विद्वानों के संपोषक के रूप में नहीं बल्कि प्रियदर्शिका, रत्नावली और नागानंद नामक 3 नाटकों के रचयिता के रूप में भी याद किया जाता है। उसे साहित्यकार सम्राट कहा गया है। इस क्वेश्चन से आप लोगों को इतनी जानकारी प्राप्त हो जाती है। यहां से आपके मध्यकालीन इतिहास के क्वेश्चन स्टार्ट हो जाते हैं। क्वेश्चन है, इनमें से किसी शाहजहां ने शाह बुलंद इकबाल की पदवी दी थी? ऑप्शन ए जो है आपका दारा शिकोह बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। शाहजहां के शासनकाल में उपनिषदों का फारसी भाषा में अनुवाद दारा शिकोह ने सीधे अकबर नाम से किया था। इसके अंतर्गत 52 उपनिषदों का अनुवाद हुआ। दारा को उसकी सहिष्णुता व उदारता के लिए लेनपूल ने लघु अकबर की संज्ञा प्रदान की है। शाहजहां ने दारा शिकोह को शाह बुलंद की उपाधि प्रदान की थी। अगला क्वेश्चन, रॉलेट एक्ट किस वायसराय के शासनकाल में पारित हुआ था? लॉर्ड चेम्सफोर्ड। लॉर्ड चेम्सफोर्ड 1916 से 1921 के मध्य भारत के वायसराय रहे। इन्हीं के कार्यकाल में 1919 में रॉलेट एक्ट पारित हुआ था। 12वां क्वेश्चन, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 प्रभावी हुआ था? ऑप्शन सी जो है आपका 18 जुलाई 1947 ईस्वी को। ब्रिटिश संसद द्वारा 18 जुलाई 1947 को भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम पारित किया गया, जिसमें भारत और पाकिस्तान की स्थापना के लिए 15 अगस्त 1947 की तिथि निश्चित की गई। तो इस क्वेश्चन से आप लोगों को इतनी जानकारी प्राप्त हो जाती है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। ब्रिटिश वस्तुओं के बहिष्कार को राष्ट्रीय नीति के रूप में अपनाया गया था सन 1905 ईस्वी में। डी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। लॉर्ड कर्जन ने 20 जुलाई 1905 ईस्वी को बंगाल विभाजन की घोषणा की, जिसके परिणाम स्वरूप 7 अगस्त 1905 को कलकत्ता ने के टाउन हॉल में स्वदेशी आंदोलन की घोषणा की गई। इसी बैठक में ऐतिहासिक बहिष्कार प्रस्ताव भी पारित हुआ। अगला क्वेश्चन देखिए, फूट डालो और राज करो की रणनीति अपनाई गई थी किसके द्वारा? लॉर्ड कर्जन के द्वारा। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है आप लोगों के लिए। फूट डालो राज करो की नीति की जिम्मेदार सामान्य तौर पर लॉर्ड कर्जन को माना जाता है, मगर लोक सेवा आयोग द्वारा जारी उत्तर कुंजी के अनुसार लॉर्ड मिंटो को फूट डालो और राज करो की रणनीति अपनाने वाला बताया गया है। अगला क्वेश्चन, गदर पार्टी का मुख्यालय कहां स्थित है? सैन फ्रांसिस्को में। ये वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 1913 ईस्वी में सोहन सिंह भाकरा ने हिंदुस्तान एसोसिएशन ऑफ द पैसिफिक कोस्ट नामक संस्था की स्थापना की। इस संस्था ने गदर नामक एक अखबार निकाला, जिसमें इस संस्था के नाम का भी गदर पार्टी पड़ गया। इसका मुख्यालय सैन फ्रांसिस्को संयुक्त राज्य अमेरिका में था। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। इनमें से कौन उग्र राष्ट्रवाद के उल्लेखनीय नेताओं में से नहीं था? ऑप्शन ए जो है आपका गोपाल कृष्ण गोखले बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 1906 ईस्वी के बाद भारतीय राजनीति में कांग्रेस के अंदर उग्रवादी दल के उदय के साथ साथ देश में क्रांतिकारी उग्रवादी दलों का भी आविर्भाव हुआ। उग्रवादी विचारधारा के 4 प्रमुख नेता थे: बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, बिपिन चंद्र पाल तथा अरविंद घोष। अगला क्वेश्चन देखिए, इनमें से किसे दी ग्रैंड ओल्ड मैन के नाम से जाना जाता है? दादा भाई नौरोजी। सी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। दादा भाई नौरोजी दी ग्रैंड ओल्ड मैन धन के बहिर्गमन के सिद्धांत के सबसे पहले और सर्वाधिक कट्टर प्रतिपादक थे। उन्होंने अपने लेखों में इंग्लैंड, ड्यूप्ड टू इंडिया, प्रॉपर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया, दी पॉइंट एंड मीन्स ऑफ इंडिया तथा ऑन दी कॉमर्स ऑफ इंडिया के माध्यम से धन के बहिष्कार सिद्धांत को प्रतिपादित किया। अगला क्वेश्चन देखिए, इनमें से कौन भारतीय संविधान सभा का अध्यक्ष था? ऑप्शन ए जो है आपका डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 9 दिसंबर 1946 को संविधान की प्रथम बैठक की अध्यक्षता अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने की थी। 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा ने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को निर्विरोध संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष के रूप में चुना। अगला क्वेश्चन, स्वतंत्रता का नवग्रहित तिरंगा पहली बार कब लहराया गया? 31 दिसंबर 1929 को। बी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। दिसंबर 1929 में पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में कांग्रेस का ऐतिहासिक लाहौर अधिवेशन हुआ, जिसमें संबंधित प्रस्ताव के पारित होने के बाद नेहरू ने पूर्ण स्वराज का उपलक्ष्य घोषित किया। जैसे ही 31 दिसंबर 1929 को मध्य रात्रि का घंटा बजा, कांग्रेस अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू ने रावी के तट पर भारतीय स्वतंत्रता का नवग्रहित तिरंगा झंडा फहराया।
अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। भूदान आंदोलन का प्रारंभ सर्वप्रथम किस राज्य में हुआ था? ऑप्शन ए जो है आपका आंध्र प्रदेश, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आचार्य विनोबा भावे सर्वोदय सम्मेलन के संदर्भ में 18 अप्रैल 1951 को आंध्र प्रदेश के नलगोंडा जिले में पहुंचे थे। इसी जिले के पोचमपल्ली गांव में विनोबा जी ठहरे थे। इस गांव में प्रवास के दौरान गांव के 40 हरिजन परिवारों के लिए भूमि की समस्या का समाधान तलाशते समय इसी गांव के जमींदार रामचंद्र रेड्डी ने 100 एकड़ भूमि देने का प्रस्ताव किया। यह स्वतः स्फूर्ति प्रस्ताव ही भूदान आंदोलन की उत्पत्ति का स्रोत बना। अक्टूबर 1951 से 1957 तक विनोबा भावे जी ने पूरे भारत में 50 मिलियन एकड़ भूमि भूमिहीनों के लिए प्राप्त करने के उद्देश्य से भूदान आंदोलन का नेतृत्व किया। अगला क्वेश्चन देखिए। शुष्कता दशा संदर्भित है निम्न आर्द्रता से। शुष्कता दशा का जन्म निम्न आर्द्रता के कारण होता है। वायुमंडल में उपस्थित जलवाष्प को आर्द्रता कहते हैं। आर्द्रता को ग्राम प्रति घन मीटर में मापा जाता है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्षेत्रफल के हिसाब से विश्व का दूसरा बृहत्तम महाद्वीप कौन सा है? अफ्रीका। क्षेत्रफल की दृष्टि से प्रमुख महाद्वीप हैं एशिया, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, अंटार्कटिका, यूरोप तथा ऑस्ट्रेलिया। कौन सी नदी ओडिशा में अपना डेल्टा बनाती है? महानदी ओडिशा में अपना डेल्टा बनाती है। महानदी 858 किलोमीटर लंबी नदी है। इसका जल प्रवाह क्षेत्र 1,41,589 वर्ग किलोमीटर है। यह छत्तीसगढ़ के रायपुर जिले में सीवा से निकलकर पूर्व व दक्षिण पूर्व की ओर बहती हुई कटक ओडिशा के निकट बड़ा डेल्टा बनाती है। अगला क्वेश्चन। बेतवा नदी मिलती है। बेतवा नदी यमुना नदी से मिलती है। बेतवा नदी मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में विंध्य पर्वत श्रेणी से उद्गमित होती है। इसकी लंबाई 480 किलोमीटर है। यह हमीरपुर उत्तर प्रदेश में आकर यमुना में मिल जाती है। यमुना की अन्य सहायक नदियां केन व चंबल हैं। अगला क्वेश्चन। भारत के कितने राज्य समुद्र के किनारे पर हैं? टोटल 9। सी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। भारत के 9 राज्य तट रेखा से लगे हैं। ये राज्य हैं गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, ओडिशा एवं पश्चिम बंगाल। भारत में सर्वाधिक लंबी समुद्र तटीय सीमा वाला राज्य गुजरात है। इसकी समुद्री तट रेखा 1600 किलोमीटर लंबी है। अगला क्वेश्चन देखिए। भारत में सबसे अधिक उपजाऊ मृदा कौन सी है? जलोढ़ मृदा। सी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में सबसे अधिक क्षेत्रफल पर जलोढ़ मृदा का विस्तार है। जलोढ़ मृदा का निर्माण नदियों के निक्षेपण से होता है। जलोढ़ मिट्टी में नाइट्रोजन एवं फास्फोरस की मात्रा कम होती है। इस मिट्टी में पोटास एवं चूना पर्याप्त मात्रा में होता है। भारत में उत्तर का मैदान, गंगा का मैदान, ब्रह्मपुत्र एवं गोदावरी का मैदान, कावेरी का मैदान आदि जलोढ़ मिट्टी के निक्षेपण से बने हैं। इस मिट्टी में गेहूं, धान, अरहर, चना, मसूर, आलू, मक्का आदि उगाए जाते हैं। जलोढ़ मिट्टी के अंतर्गत बांगर एवं खादर मिट्टी आते हैं। जलोढ़ सर्वाधिक उपजाऊ मृदा है। इस क्वेश्चन से आप लोगों को इतनी जानकारी प्राप्त हो जाती है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। साधारणता ओरोबैकी खरपात पाया जाता है। ऑप्शन ए जो है आपका तंबाकू के खेत में, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। वैज्ञानिक भाषा में ओरोबैकी या हिंदी में आज्ञा के नाम से जाने जाना वाला यह परजीवी किस्म का पौधा है जो कि तंबाकू के अलावा चना, सरसों, टमाटर व जीरे की फसल को भी चौपट कर जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए। सबसे अधिक प्रोटीन पाई जाती है किसमें? सोयाबीन के दाने में। डी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सोयाबीन मानव पोषण एवं स्वास्थ्य के लिए बहुउपयोगी खाद्य पदार्थ है। सोयाबीन एक महत्वपूर्ण खाद्य स्रोत है। इसमें 33% प्रोटीन, 22% वसा, 21% कार्बोहाइड्रेट, 12% नमी तथा 5% भस्म होती है। सोयाबीन के इम्यूनोग्लोबुलिन अंग की संरचना पशु प्रोटीन के समकक्ष होती है। अगला क्वेश्चन। बासमती चावल की रोपाई हेतु उपयुक्त बीज दर है 20 से 30 किलोग्राम हेक्टेयर। डी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बासमती भारत की लंबे चावल की उत्कृष्ट किस्म है। इसका वैज्ञानिक नाम है ओराजिया सैटिवा। यह अपने खास स्वाद और मोहक खुशबू के लिए प्रसिद्ध है। भारत चावल की इस किस्म का विश्व में सबसे बड़ा उत्पादक और निर्यातक दोनों है। यह चावल 2 प्रकार का होता है, श्वेत और भूरा। इसकी रोपाई हेतु उपयुक्त बीज दर है 20 से 30 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। आज का हमारा सबसे लास्ट क्वेश्चन रहेगा। मुद्रा के अवमूल्यन का परिणाम है देश के निर्यातों का बढ़ना और आयातों का घटना। यदि किसी मुद्रा का विनिमय मूल्य अन्य मुद्राओं की तुलना में जानबूझकर कम कर दिया जाता है तो इसे उस मुद्रा का अवमूल्यन कहते हैं। यह अवमूल्यन परिस्थितियों के अनुसार सरकार स्वयं करती है। देश में निर्यातों
का बढ़ाना एवं आयातों का घटना मुद्रा के अवमूल्यन का परिणाम होता है।